हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा इकोनॉमिक्स एंड सी सेट फ्री बैच चल रहा है। तो आज हमारा इकोनॉमिक्स में लेक्चर नंबर 17 है, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 7 को रमेश सिंह के फिनिश कर देंगे। और मैं इसमें रमेश सिंह का बुक का रेफरेंस ले रहा हूँ। और इफ अगर कोई किसी अदर बुक को पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी उस बुक से रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज सब में कंसेप्ट सेम ही है। ठीक है। तो ऐसा आपको ये नहीं है कि आपको स्विच करनी है बुक वगैरह। और इफ अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट रिजॉल्व कर दूंगा। और आपको ये लाइव बैच अटेंड करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से आप सीधा जाके ज्वाइन कर सकते हैं लाइव बैचेस को, सी साइट एंड इकोनॉमिक्स दोनों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए, ठीक है। ओके, ये हमारा लास्ट लेक्चर उसका था, सी सेट वाला। इसमें हम फिनिश कर देंगे अपना क्या, इन्फ्लेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो चलिए, ये बिजनेस साइकिल करके इसका सेक्शन भी है चैप्टर नंबर 7 का। तो इसमें हम जानेंगे डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, रिसेशन। ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिप्रेशन। डिप्रेशन, डिप्रेशन ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है कि कोई एक पर्सन चला जाता है। ठीक है। और सोच में चला जाता है, वो भी है उसी की तरह ही कि मतलब वो कुछ नहीं कर पाता है एक तरीके से। इकोनॉमी की बुरी तरह के से खस्ता हालत हो जाती है। आप खुद देख लीजिए, एक ह्यूमन बींग है, अगर वो डिप्रेशन में चला जाता है तो क्या होता है। वो कुछ सोच नहीं पाता, थिंकिंग कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, फोकस नहीं कर पाता है, अपने आप को गिल्ट में रखता है हमेशा। ठीक है। सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचता रहता है, अपने कैरियर पे नहीं फोकस कर पाता है, उसके दिमाग में वही चीज चलती रहती है जो जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में गया है। चाहे वो कुछ भी हो सकता है। देखिए आजकल जो मतलब ये 21st सेंचुरी चल रही है, इस टाइम पे सिर्फ एक डिप्रेशन का कारण जो मुझे लगता है, वो रिलेशनशिप आजकल बहुत लेवल पे है। चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप हो या उससे पहले रिलेशनशिप हो। क्योंकि जैसे कि आप अभी देख भी रहोगे कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं आजकल समाज में। ठीक। तो डिप्रेशन में और आज से पहले आपने इतने शब्द नहीं सुने होंगे। डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि पहले वाले लोगों को नहीं होता था, होता था, बट उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था ये सारी चीजें। लेकिन आजकल ये चीजें कॉमन हो गई हैं। ठीक है। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं तो वो धीरे धीरे कॉमन तो हो ही जाती हैं। तो अब इसी तरीके से कुछ चीजें सर इकोनॉमी में भी होती होंगी, है कि नहीं। इकोनॉमी की भी एकदम इस तरीके से हालत हो जाती होगी कि वो कुछ नहीं कर पाती होगी, यानी कि अपने आप को रिवाइव नहीं कर पा रही है। अब इकोनॉमी के टर्म्स में अगर मैं देखूं कि अगर कोई एक इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई है तो उसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर में आप सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उस इकोनॉमी के अंदर कोई भी डिमांड नहीं है। ठीक है। अब आप खुद सोच लो, सर डिमांड नहीं है किसी भी इकोनॉमी में। ओके, डिमांड नहीं है, ये साइकिल देखना, डिमांड नहीं है। अब किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, अब जब प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, प्रोडक्ट कौन नहीं बनाएगा? कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाएगी। जब कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाएगी तो इनकम जो रहेगी वर्ल्ड, मतलब इंडिया की, वो कम हो जाएगी एक तरीके से। यानी कि हर एक चीज किस पे, डिमांड पे। जब डिमांड ही नहीं है किसी एक प्रोडक्ट की, कंपनी उसको मैन्युफैक्चर नहीं करेगी, मैन्युफैक्चर नहीं करेगी तो इनकम कैसे होगी। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब जिस इकोनॉमी में डिप्रेशन आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां की जो डिमांड है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। जैसे आप ये सोच लो ना, अगर कोई इंसान अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रहा है, चीजें नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन में चला गया। सेम जब किसी इकोनॉमी में डिमांड वगैरह ही नहीं है, ठीक है, बहुत कम लेवल की है, और एक्टिविटीज बिल्कुल हो ही नहीं रही हैं, एक्टिविटीज हो ही नहीं रही हैं, डीएक्सिलरेट हो गया है। डीएक्सिलरेट यानी कि वो बिल्कुल ही बहुत धीरे धीरे एक्टिविटीज हो रही हैं, कुछ भी छोटे मोटे प्रोडक्ट बन रहे हैं थोड़े बहुत, वरना कुछ नहीं बन रहा है। ठीक। उसके अलावा क्या होता है, इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो उसका तो आप छोड़ ही दो, इन्फ्लेशन बिंग कंपैरेटिवली लोअर। मतलब अगर आप देखेंगे तो कई बार ऐसा नहीं है कि हमेशा इन्फ्लेशन बहुत हाई ही रहेगा। तो कई बार एकदम इतना ज्यादा इन्फ्लेशन लो हो जाता है कि डिमांड, मतलब हर एक चीज ही खत्म हो जाती है, मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं ना।
मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सर दो तरीके के होते हैं, डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम होगी, ठीक है। अब डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई तो कम होगी, डिमांड ही नहीं है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो ये भी तो एक मतलब ऐसी सिनेरियो आ गया ना, प्रोडक्ट इतने सारे हैं कोई खरीद ही नहीं रहा है, जब खरीदेगा ही नहीं तो क्या होगा, वो पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, वो जो उनसे इनकम आनी थी वो भी गया, यानी कि जो आपके पास मटेरियल रखा था वो भी खत्म हो गया, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का ज्यादा होना भी खतरनाक है, इन्फ्लेशन का कम होना भी खतरनाक है। आप खुद सोच सकते हैं ना कि सर हमने जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रखी है वो 2 से 6 के बीच में कर रखी है, तो हमने 2 क्यों रखा, हम तो इसको 0 भी रख सकते हैं ना। 0 इसलिए नहीं रखा कि भाई कुछ परसेंट आपका इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करके रखता है, तो इसलिए जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है वो 2 से 6 के बीच में रहता है, यानी कि 4 ± 2, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना है, इन्फ्लेशन का ज्यादा होना भी खतरनाक है, इन्फ्लेशन का बहुत कम होना भी खतरनाक है, क्योंकि डिमांड ही नहीं रहेगी मार्केट में। ओके। अब क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी के साथ, यानी कि लोग बेरोजगार रहते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, डिमांड क्यों नहीं है, अब आप इसकी लूप होल को समझोगे तो कैसे समझ में आएगा। सर डिमांड क्यों नहीं है, क्योंकि लोग बेरोजगार हैं, लोग बेरोजगार है तो उनके पास पैसा नहीं है, जब पैसा नहीं है तो वो किसी एक प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं, जब खरीदेंगे नहीं तो उसका मैन्युफैक्चर नहीं होगा, मैन्युफैक्चर नहीं होगा तो देश की इनकम कहाँ से होगी, है कि नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखना। हर एक चीज अपने हर एक चीज हर दूसरी चीज से इंटर रिलेटेड है, तो इंटर रिलेशन करना सीख जाओ, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा कि ये चीज अगर ऐसी हो रही है तो इससे ये भी तो इफेक्ट हो सकता है। तो उस तरीके से आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, यानी कि कुल मिला के ये है कि इंटर रिलेशन करना मतलब स्टार्ट कर दो। तो इकोनॉमी में डिप्रेशन कैसे कि डिमांड बहुत कम हो जाती है, एक्टिविटीज एक्सेलरेट, इन्फ्लेशन बहुत कम हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी के साथ बढ़ जाता है, तो उस सिनेरियो को हम क्या कहते हैं कि वो जो इकोनॉमी है वो डिप्रेशन में चली गई है। इस तरह की कंडीशन 1929 में आई थी, ग्रेट डिप्रेशन करके, ठीक है। हल्का सा जिक्र मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ करा भी था ये वैसे। रिकवरी, रिकवरी रिकवरी अपने आप में ही आपको चीजें बता रहा है, रिकवरी जस्ट लाइक, जैसे आपने नहीं सुना होगा रिकवरी एजेंट होते हैं, तो वो क्या करने जाते हैं, पैसों की रिकवरी करने जाते हैं, पैसे लेने जाते हैं। बैंक के कुछ रिकवरी एजेंट होते हैं, आपने बैंक से लोन ले लिया, लोन के बाद आप उसको रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो उसके एजेंट आपके घर आते हैं आपसे पैसा वगैरह लेने, ये सब। तो रिकवरी भी कुछ इस तरीके से ही, यानी कि सर इकोनॉमी की एकदम बेकार हालत हो गई थी, अब वो धीरे धीरे एकदम अच्छी तरीके से लेवल पे आ रही है। जस्ट लाइक कैसे सर, एग्जांपल 2020 के अंदर कोरोना आया था, कोविड, उस टाइम पे पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज शट डाउन हो गई थी, शट डाउन हो गई थी, और उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या करा, स्टार्ट करना चालू करा, इकोनॉमी ने ग्रोथ, कभी के शेप की ग्रोथ बताई गई थी, कभी वी शेप की ग्रोथ बताई गई, यू शेप की ग्रोथ बताई गई। ये होता है ना कि एक बार नीचे गई एकदम से फिर तेजी से ऊपर आई, धीरे से एकदम नीचे से गई फिर धीरे धीरे करके ऊपर आ रही है, तो ये शेप इकोनॉमी की ग्रोथ को दर्शा देते हैं। चलो ये तो अलग चीज हो गई, ये बाद में कभी बता देंगे। तो रिकवरी इन द सेंस कि धीरे धीरे क्या होना, रिकवर होना चीजों का, ठीक है। रिकवर यानी कि इकोनॉमिक जो कंडीशन है, मतलब किसी भी कंट्री की उसमें सुधार आना। ओके। अब ये सुधार आता है तो इसकी भी कुछ क्या कंडीशन होती है कि सर जो धीरे धीरे जो डिमांड है वो अप टू द मार्क आने लगती है धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से ही आ जाएगी, बट हाँ इंक्रीज होने लगता है डिमांड में, मार्केट में डिमांड में इंक्रीज होने लगेगा, प्रोडक्शन जो है वो चीजों का धीरे धीरे एक्सटेंड होने लगेगा, मतलब धीरे धीरे प्रोडक्शन स्टार्ट होने लगेगा। आप कोरोना को सोच लो ना, धीरे धीरे करके कंपनीज स्टार्ट हुई ना, जैसे ही कोरोना लगा था मार्च के अंदर में, आई थिंक 21 मार्च के आसपास लगा था, 21, हाँ 21 मार्च के आसपास, और उसके बाद तक ये 3 4 महीने लगातार चला, जून वगैरह तक, उसके बाद कुछ एक्टिविटीज को अलाउ कर दिया गया, धीरे 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 करके थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज को अलाउ कर दिया गया, जिससे कि चीजें मार्केट में सही तरीके से चल सके ना, क्योंकि लोग तो पूरे घर ही बैठे थे, इनकम सोर्स कुछ था नहीं, तो करते तो क्या करते, है कि नहीं। तो वो वाली चीज, तो प्रोडक्शन क्या हुआ, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगा, और जो डिमांड थी वो भी धीरे धीरे ऊपर जाने लगी, इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी बहुत करने लगे, इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी, इन्वेस्टमेंट भी, जिससे कि इकोनॉमिक को बूस्ट अप दिया जा सके, ठीक है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट थे, न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए धीरे धीरे करके, ऑब्वियसली बात है जब आपने प्रोडक्शन चालू करा है तो उसमें आपको एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, तो यानी कि रोजगार धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है। ओके। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना कि रिकवरी में क्या होता है, ये जो सारी कंडीशंस हैं वो धीरे धीरे अपलिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, और इस सिनेरियो को हम क्या कहते हैं कि जो इकोनॉमी है वो आपकी रिकवरी मोड में चल रही है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द अनदर टर्म जो कि है बूम। बूम, बूम ऐसे नहीं समझते, बूम आप ऐसे समझ लो
देखो आप कोई एक वो लेके आते हैं क्रैकर, पटाखा लेके आए आप, और वो क्या होता है, एकदम से आपने उसमें मैचस्टिक से आग लगाई और वो एकदम से फटता है एकदम बहुत तेजी के साथ, है कि नहीं, फिर उसमें से आवाज निकलती है। तो सेम विद दिस, यानी कि बूम का मतलब क्या, बहुत तेजी के साथ कुछ हुआ है इकोनॉमी के अंदर में, बूम, एकदम ऐसा समझ लो ना पटाखा फटा है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि एकदम से तेजी के साथ इकोनॉमी में इंक्रीमेंट आपको एक्टिविटीज का देखने को मिला है, एकदम स्ट्रॉन्ग अपवर्ड। मतलब जैसे मैं अगर बोलूं तो वी शेप इकोनॉमी, एकदम से पहले कोई इकोनॉमी बहुत तेजी से नीचे आई, लेकिन अब ये इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ ऊपर जाके ग्रोथ कर रही है। यानी कि इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी, मतलब जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। अब इसके अंदर क्या क्या हो जाता है, इसके अंदर ये होता है कि भाई साहब जो उसकी डिमांड है ना वो बहुत तेजी के साथ बढ़ जाती है एकदम। डिमांड जो है वो बहुत तेजी, जब किसी भी इकोनॉमी में एकदम से डिमांड बढ़ जाए, ठीक, तो वो बूम लाइक सिनेरियो हो जाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है उसको भी एकदम बहुत लेवल पे बढ़ाना पड़ जाता है, प्रोडक्शन भी बहुत लेवल पे एक्सेलरेट करना पड़ जाता है। ओके। और जो कई बार क्या होती है, ये जो चीजें है ना, ये मतलब चलो ठीक है, बूम तो अच्छी चीज है कि हाँ चलो एक बार इकोनॉमी में चीजें आ गई बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे, लेकिन कई बार ये एक डिस इक्विलिब्रियम टाइप की सिचुएशन क्रिएट कर देता है। अब आप बोलेंगे सर ये डिस इक्विलिब्रियम क्या है, एक मतलब जस्ट आप ऐसे समझ लो कि बैलेंस नहीं रहेगी मार्केट। यार कोई एक मतलब किसी एक कंपनी की क्षमता है, मतलब पार्ले जी एक बिस्किट है, पीजी करके लिख देता हूँ, उस कंपनी को बिस्किट बनाने हैं 100, उसकी इतनी ही कैपेसिटी है उस बिस्किट को बनाने की, लेकिन डिमांड आ जाती है एकदम से 200 बिस्किट की। अब 200 बिस्किट की डिमांड आ गई है, 200 बिस्किट की डिमांड आ गई है, कैपेसिटी है उसकी 100 बिस्किट बनाने की, लेकिन डिमांड इतनी तेजी से बढ़ गई है, तो अब यार वो प्रोडक्शन तो इतना ज्यादा हाई नहीं कर सकती, हद से हद करके कितना कर देगी, 150 कर देगी, 200 तक थोड़ी पहुंच जाएगी। तो ये डिसइक्विलिब्रियम टाइप कंडीशन भी कर देता है कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई भी एकदम से नहीं हो पाती ना। अब आपको कोई भी बोल दे कि आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप साथ ही में इसके अदर अदर एग्जाम में भी दो, आप मतलब आपका जो फील्ड भी नहीं है ना यूपीएससी का, आप उसके अलावा आप पीएचडी का एग्जाम दे दो, आप ये दे दो, मतलब आपके फील्ड के अलावा भी, तो आपके ऊपर एक प्रेशर बढ़ जाएगा। सेम विद दिस, कि यार इतना तो प्रोडक्शन वो करती भी नहीं है पार्ले जी कंपनी, जितना आप उससे प्रोडक्शन करवा दोगे, तो वो ये एक डिसइक्विलिब्रियम टाइप से सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है मार्केट के अंदर में। हालांकि बूम चलो ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है, सर, लेकिन जो कोई चीज एकदम एक बार बताइए। डिसइक्विलिब्रियम का थोड़ा बता दीजिए थोड़ा। अरे मतलब सिंपल ऐसा ही ऐसा है कि आपको अगर बोल दिया जाए कि आप 10 किताबें पढ़ लीजिए डेली, ठीक है, ये 100 बुक्स पढ़ लीजिए, लेकिन आपकी कैपेसिटी है 10 बुक पढ़ने की, क्या आप पढ़ पाएंगे एकदम? नहीं सर। आज 10 ही बुक पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको बोलूं 100 किताबें पढ़े आपको आज के दिन, नहीं पढ़ पाएंगे। नहीं 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 सर, ठीक है। नहीं कर पाएंगे सर। सेम, तो वही ना, डिमांड बहुत ज्यादा आ जाती है, और जब डिमांड आ जाती है तो उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है उस कंपनी की क्रिएट करने की। आज जब उसकी कैपेसिटी नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वो चीजों को मीटअप कैसे कर पाएगी। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई का लैक आ जाता है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा आ जाती है और सप्लाई उस लेवल की होती नहीं है। और जब वो इक्विलिब्रियम टाइप से सिचुएशन आ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है, बताओ क्या होता है? ये डिमांड, क्या होता है, डिमांड बहुत ज्यादा सप्लाई कम, इन्फ्लेशन क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, यस सर। इन्फ्लेशन बढ़ता है। और अगर ये रिवाइज करना हो तो प्रीवियस वीडियोस में जाके एक बार देख लीजिएगा, तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ओके। चलिए ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम भी हो जाता है इससे, और क्या होता है सर, और इसके अंदर क्या होता है कि प्रॉब्लम शॉर्टेजेस होने लगती है, कैपिटल वगैरह, लोग मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कई बार बहुत ज्यादा नीचे भी गिर जाता है। भले से इकोनॉमी के लिए ये ठीक है बूम आना, लेकिन यार कोई भी चीज अगर बहुत तेजी के साथ बढ़ती है तो वो नीचे भी आती है उसी तेजी से, क्योंकि किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए धीरे धीरे स्टेप करके बढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक। तो इसलिए कभी भी एकदम तेजी के साथ कोई चीज करनी भी नहीं चाहिए। तो अब इसमें क्या होता है कि भाई जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है पर्सन का वो भी एक डाउन आ जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों का जो है वो डाउन आ जाता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है। अब इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, कि वो अपने लिए चीजों को अच्छे से खरीद भी नहीं पाते हैं। चलो एक आम नागरिक जो है उसकी तो सैलरी बहुत कम रहती है, वो कैसे चीजों को खरीद पाएगा अपने लिए, एक चलो ठीक है मान लेते हैं कि एक हायर क्लास पीपल तो तब भी अफोर्ड कर लेगा, लेकिन एक कॉमन नागरिक के हिसाब से देखो ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको लोअर लेवल का देखना है ना, या ना कि हायर लेवल का।
तो वो चीजों को कैसे कर पाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन टाइप सिचुएशन आ जाएगी उसके अंदर में। इन्फ्लेशन टाइप सिचुएशन आ गई तो वो अगर आटा भी खरीदने जा रहा है, वीट भी खरीदने जा रहा है, तो उसको काफी रुपए देने पड़ रहे हैं। ठीक है, वो आया क्यों? क्योंकि इन सब चीजों की वजह से। ठीक, तो इसलिए ये बहुत सारी चीजों को भी इम्पैक्ट कर देता है। हालांकि ठीक, कोई दिक्कत नहीं है कि इकोनॉमी आपकी बढ़ जाती है, ओके, बट उसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको देखनी भी तो पड़ जाती हैं। तो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, रिसेशन। रिसेशन। रिसेशन, ये रिसेशन सिमिलर है बेसिकली, अगर देखा जाए तो सिमिलर है डिप्रेशन के ही तरह। सिमिलर है डिप्रेशन की ही तरह। ठीक है। आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये मिड फॉर्म है डिप्रेशन की। मिड फॉर्म, यानी कि डिप्रेशन अपने आप में 100% है, तो डिप्रेशन का 50% है रिसेशन। ठीक है, डिप्रेशन का 50% है रिसेशन, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। ये क्या है? ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जो कि सब प्राइम क्राइसिस बोलते हैं यूरोपियन अमेरिकन इकोनॉमीज में। सब प्राइम क्राइसिस अभी रिसेंटली में 2000 में आए थे। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें जर्नल फॉल देखा जाता है डिमांड में और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। मतलब जिस हिसाब से देखो, ये क्या हो रहा है, डिमांड कम तो हो रही है लेकिन एकदम से कम नहीं हो रही है, जैसे डिप्रेशन में एकदम हो जाती है। मतलब मान लीजिए कि अगर डिप्रेशन में 50% डिमांड कम हो रही है, तो रिसेशन टाइप सिचुएशन में 25% डिमांड कम हो जाएगी। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आधा होगी। ठीक है, मतलब सिंपल ऐसा समझ लो कि डिप्रेशन में काफी अच्छे लेवल पे डिमांड कम हो जाती है, लेकिन रिसेशन में उससे थोड़ा कम लेवल पे। ठीक, जैसे नहीं बोल देते 19-20 का फर्क है, वही वाली सिचुएशन है कि इनमें भी सिर्फ थोड़ा 19-20 का फर्क है। ठीक, तो डिप्रेशन तो एक थोड़ी सी एक नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन डिप्रेशन उससे थोड़ा सा कम लेवल का प्रॉब्लम है जो कि आप टैकल कर सकते हैं। डिप्रेशन को टैकल करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन रिसेशन ऐसी है कि आप उसको थोड़े एक शॉर्ट टाइम पीरियड में भी टैकल कर सकते हैं। डिमांड कम होती है लेकिन डिप्रेशन के बराबर कम नहीं होती है, उससे थोड़ा सा कम लेवल पे। ठीक, मतलब फॉल तो आता है डिमांड में कि डिमांड कम हो रही है, लेकिन इस लेवल पे नहीं होती कि आप उसको टैकल डाउन नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं उसको टैकल डाउन। ठीक, तो ये इसको ऐसे समझ लीजिएगा। और इन्फ्लेशन जो है वो चलो ठीक है, लो रहता है। धीरे धीरे इन्फ्लेशन आता है लो, मैंने उसमें बताया था कि इन्फ्लेशन लो रहता है, लेकिन इसमें धीरे धीरे स्लो डाउन आता है इन्फ्लेशन के अंदर में, एकदम तेजी से नहीं। मतलब आप ये है कि आप इसको टैकल डाउन कर सकते हैं, ये एकदम वर्स्ट सिनेरियो नहीं आया। ये एक वर्स्ट सिनेरियो नहीं है, ये एक मिडिल है बेसिकली। और जो एम्प्लॉय और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी धीरे धीरे, एकदम से बेरोजगारी नहीं आई है, धीरे धीरे करके, जस्ट लाइक जैसे आजकल भी कंपनीज ले ऑफ करती रहती हैं। तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट आया है जो उन लोगों पे, वो एकदम ऐसा तो नहीं है एकदम इकोनॉमी पे एकदम बहुत तेजी से उसने इम्पैक्ट कर दिया हो कुछ। धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, यानी कि आप उसको टैकल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक, तो यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर चीजें होती हैं बट एक स्मॉल लेवल पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप उसको टैकल डाउन भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये सिनेरियो हमने डिप्रेशन में भी पढ़ा था। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, ये जस्ट लाइक इंडिया में भी होता है रिसेशन, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, तो लेकिन हम उसको टैकल डाउन तो करते रहते हैं ना। मतलब हर महीने आपको देखने को मिल जाता है, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, एक साल में। एक यहाँ पे आपको टर्म दूसरी सुनने को मिलती है, एक आती है टेक्निकल रिसेशन। टेक्निकल रिसेशन। टेक्निकल रिसेशन हमारे किस बजट के अंदर में यूज करा गया था, ये आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और जो लाइव देखते हैं वो मैसेज में टाइप करके। टेक्निकल रिसेशन एक वो सिनेरियो हो जाता है, ये हमारे बजट में लाया गया था। टेक्निकल रिसेशन इन द सेंस कि जब 2 क्वार्टर तक ये रिसेशन टाइप सिचुएशन आए, तो उसको हम टेक्निकल रिसेशन कहेंगे। 2 क्वार्टर यानी कि 6 महीने हो गए। 6 महीने कैसे, एक क्वार्टर कितने का होता है, 3 महीने का। एक साल कितने क्वार्टर का है, 4 क्वार्टर का। कितने का है, 4 क्वार्टर का ना, 4 3 12। जब 2 क्वार्टर तक रिसेशन टाइप सिचुएशन रहे तो उसको हम टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं। ठीक है, जब 2 क्वार्टर तक इस तरीके के सिचुएशन मेंटेन रहे तो उसको हम टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं। अब इसको हम बहुत इजीली टैकल डाउन भी कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, सरकार क्या करने लगती है जिस टाइम पे रिसेशन लाइक सिचुएशन आ जाती है, सर वो अपना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को थोड़ा सा कम कर देती है। डायरेक्ट
एंड जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको वो कम करने लगती है। ठीक है, वो उसको क्या कम कर देती है, या आप ये बोल सकते हैं, इफ अगर आप वे फॉरवर्ड देना चाहें किसी एक इकोनॉमी के क्वेश्चन में, आपको बोल दिया जाए कि आपको रिसेशन लाइक सिचुएशन को वो काउंटर करना है, या व्हाट आर द रेमेडीज, या वे फॉरवर्ड क्या है, तो सर आप उसमें लिख सकते हैं क्या, कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स शुड बी कट डाउन, जिससे कि कंज्यूमर के ऊपर उसकी इनकम के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। ओके। अरे यार, एक सेकंड, मैं दूसरे नेटवर्क को स्विच कर दूं। टोबिन टैक्स अभी एक्सप्लेन करेंगे। अभी जिस टाइम पे मैं क्या नाम है, टैक्स वाला चैप्टर चालू करूंगा, उसमें मैं टोबिन टैक्स पे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस। सप्तऋषि जी। यस सर। ओके। ओके। तो रिसेशन टाइप सिचुएशन को काउंट का मतलब काउंटर करने के लिए यू शुड क्या, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स शुड बी कट डाउन। उसके बाद क्या होता है कि आपको जो सैलरीज वगैरह हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं, उनमें आप थोड़ा सा इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं सैलरीज में, जस्ट लाइक जैसे हमारी गवर्नमेंट करती रहती है, क्या सेवेंथ पे कमीशन वगैरह ये सब लेके आती है। बट ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनीज की भी सैलरी गवर्नमेंट इंक्रीज करती है, नहीं। वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की करेगी ना एम्प्लॉयज की। तो प्राइवेट कंपनीज ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं करती है, करती हैं, डिपेंड करता है उन पे भी। और अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट को एक मनी सप्लाई धीरे धीरे करना चाहिए, यूज चीप मनी सप्लाई। ये मनी सप्लाई किस तरीके से इम्पैक्ट करती है इकोनॉमी में, वो मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी नेक्स्ट चैप्टर जो चालू करूंगा, मनी सप्लाई किस तरीके से मार्केट में हेल्पफुल होती है। बट हाँ, अभी आप लिख लो आपके लिए कि चीप मनी सप्लाई धीरे धीरे करके, ये मनी सप्लाई से डिमांड क्रिएट होती है। आप सिंपल इसको ऐसे समझ लो कि मनी आप किसी को देंगे तो उसके पास पैसे आ जाएंगे। मान लीजिए कि कल को कोई मेरे को 10 लाख रुपए दे दे, तो ऑब्वियसली बात है 10 लाख रुपीज मेरे पास आएंगे, तो मैं एक कार खरीदने की कोशिश करूंगा। सेम मार्केट में जो गवर्नमेंट है वो पैसा उतारती है, जब पैसा देगी तो लोगों के पास पैसा जाता है तो वो डिमांड करेंगे चीजों की। अब ऐसा तो, अब ये मत सोचना कि जो गवर्नमेंट है वो सबके अकाउंट में पैसे डाल रही है। इसके पीछे क्या सिनेरियो वो मैं बताऊंगा, अभी नहीं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मॉनेटरी पॉलिसी भी स्टार्ट करूंगा तो उसमें डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रख लेना कि हाँ, इस तरीके से गवर्नमेंट को चीजें करनी चाहिए जिससे कि वो अपना रिसेशन से बाहर भी आ सकती है, आ जाती है। तो ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ आई होंगी। चैप्टर नंबर 7 आपका फिनिश होता है। और अब मैं चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर दूं क्या? चैप्टर नंबर 8 है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सीरियल वाइज चलूं कि मैं वैसे इसमें सोच रहा था कि मैं मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट कर दूं तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 तो फिनिश हो गया है। फिर एग्रीकल्चर करने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर कौन सा नंबर पे है? एक काम करते हैं हम, वेटेज के अनुसार करते हैं अब, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 तो फिनिश हो गया है। मैं मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर स्टार्ट करूंगा। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि ये बैंकिंग वाला। और ये बैंकिंग वाला जो चैप्टर है, क्योंकि यार वेटेज के अनुसार कर लेना चाहिए अब तो ज्यादा सही है, क्योंकि ये बीच बीच में थोड़े से थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं इनमें से, मतलब ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है बैंकिंग इन इंडिया अभी हमारे लिए फिलहाल में। तो चैप्टर नंबर इन चैप्टर्स को भी हम करेंगे जो भी मैंने बीच में स्किप करे हैं, बट अभी नहीं। इस चैप्टर नंबर 12 के बाद चैप्टर नंबर 12 रमेश सिंह बैंकिंग इन इंडिया, इसको हम स्टार्ट करेंगे। बैंकिंग इन इंडिया। जो इसके बीच के चैप्टर हैं, जो इसके बीच के चैप्टर हैं कौन कौन से, सर 8, 9, 10, 11, इनको हम इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद करेंगे। ओके। आई होप कि किसी को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनको भी मैंने बता दिया कि मैं बैंकिंग इन इंडिया चालू कर रहा हूँ, जो कि है चैप्टर नंबर 12। ओके। बैंकिंग इन इंडिया, भारत में बैंकिंग। ओके, चलिए ठीक है। आप लोग मेरे को एक जनरल चीज बताओ बैंक के बारे में, कि आपको क्या लगता है कि बैंक का क्या वर्क होता है? आपके हिसाब से बैंक क्या है?
आपके पास 10 से 20 सेकंड है, जो आप बताना चाहें बता सकते हैं, फिर तो मैं बताऊंगा ही। यूट्यूब व्यूअर्स अपने मन में सोच सकते हैं, या जो भी आप टाइप करना चाहे टाइप कर सकते हैं। तो सप्तऋषि जी आप बता दीजिए। चलिए, ये माधुरी जी तो शायद नहीं बोल पाएंगे अभी। क्या होता है बैंक? Sir, banking in India plays a critical role in country's economic development. नहीं, व्हाट इज बैंक आपके हिसाब से? बैंक क्या काम करती है? Sir, sir, a bank is a financial institution that accepts and provides loans and offers various financial services. ओके, ठीक है। बैंक नहीं होती तो क्या, मतलब आपको ऐसा लगता है कि बैंक हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? हाँ सर, क्योंकि जरूरी। जब हम, ओके, ठीक है, बैंक हमारे लिए जरूरी है। चलिए, बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहले हम बैंक के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब हम बैंकिंग इन इंडिया पढ़ रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए बैंक एक तरीके से करती क्या है। बाकी CRR SLR ये सारी चीजें तो सब पढ़ेंगे ही, हम भी जब सब पढ़ते हैं हम भी पढ़ेंगे, हम भी बताएंगे। लेकिन बैंक एक तरीके से करती क्या है? बैंक, अगर मैं एक आम इंसान के नजरिए से देखूं, तो मेरा पैसा उसमें सिक्योर रहता है। एक आम इंसान के नजरिए से बता रहा हूँ, सिक्योर रहता है। क्यों? क्योंकि आप अपना पैसा डिपॉजिट करके आते हैं। डिपॉजिट करके आए तो आपके घर में चोरी वगैरह इन सब चीजों से आप सिक्योर रहेंगे। सेकंड, आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट क्यों मिलता है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बैंक आपको इंटरेस्ट रेट देगी। घर पे रखे रहने से उस पैसे का कुछ नहीं होगा। ठीक, इंटरेस्ट रेट भी आपको मिलेगा काफी अच्छी तरीके से। उसके अलावा गवर्नमेंट, ये जो बैंक है वो आपको अदर फैसिलिटीज भी देती है। अगर आपको, आप यहाँ रह रहे हैं और आपको किसी को पैसे भेजने हैं, तो आप बैंक के थ्रू पैसे भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसकी इधर साइड वाली, मतलब यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट करेंगे पैसे, तो उसके अकाउंट में तो वो वहां से अपने पैसे को निकाल सकता है। तो यानी कि ट्रांसफर भी, ट्रांसफर करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से ये यूज होता है बैंक का। अब इसमें एक और सिनेरियो है, किसी के कोई घर वाले या कोई भी कुछ भी ऐसा जो भी रिलेटिव या कुछ भी बाहर अगर आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं, तो उसमें भी तो बैंक का रोल आ जाता है ना। अब उनको कुछ पैसे भेजने हैं तो वो बैंक के थ्रू ही भेजेंगे। ठीक, तो ये काफी अच्छा रोल निभा रहा है। अब मान लीजिए कि किसी को बहुत ज्यादा सख्त पैसे की जरूरत है, उसकी आज तक की हिस्ट्री काफी अच्छी रही है, यानी कि वो कोई एक डिफॉल्टर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि उनको खेत में कुछ उगाना है या कुछ भी करना है, या पर्सनल लोन लेना है, कुछ भी लेना है, अपनी बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, कुछ भी करना है, तो बैंक उनको लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। अगर किसी को उनको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के अलग अलग मेथड प्रोवाइड कराता है बैंक। जैसे आप चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। आप Sir, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, बताइए। Madhuri ji is asking for English. माधुरी जी आस्किंग फॉर इंग्लिश। ओके, आई थिंक माधुरी जी को तो हिंदी कुछ हद तक समझ आती है, मे बी। गौर, चलो ठीक है, मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं इसको हिंदी इंग्लिश में देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड करना होता है ना, बट चलो ठीक है। ओके, बैंक इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव जस्ट लाइक चेक फॉर पेमेंट, डिमांड ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग, एक्सेट्रा। ओके, दीज आर सम मेथड जिसके थ्रू आप किसी को एक पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन आप इनके बारे में डिटेल में भी समझेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया, बैंक किस तरीके से आपके लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है कई बार। इसके अलावा भी बहुत सारे रोल होते हैं, बट हाँ, एक अगर एक आम नागरिक के हिसाब से देखा जाए बैंक का इंपॉर्टेंस, वो उसके जीवन में इतना तो है। ठीक है, आप ATM से पैसे निकाल लेते हैं, आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़े तो ऑटो। इसका फुल फॉर्म बताओ, मैं तो इसको बताने वाला था। इसका फुल फॉर्म टाइप कर देना कमेंट सेक्शन में, या वैसे बता देना। अब हम, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। ओके, अब चलो, अब, अरे यार, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। इसको अपग्रेड करूंगा मैं अभी, बस इस लेक्चर के बाद इसको अपग्रेड करता हूँ। कल भी मेरे ध्यान नहीं रहा, कल भी मैं बिजी हो गया, कल लेक्चर नहीं ले पाया। अभी जस्ट ध्यान आया था लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, बट कोई नहीं, चलो इसको करते हैं। ठीक,
तो एक मैंने आपको बैंक का इंपॉर्टेंस बता दिया कि सर बैंक का इंपॉर्टेंस ये है। अब सर एक बात बताइए कि बैंक का इंपॉर्टेंस तो हमें हमको समझ आ गया है, लेकिन बैंक इकोनॉमी में कैसे रोल प्ले करती है, और ये और कैसे इंपॉर्टेंट है, बैंक इकोनॉमी में कैसे रोल प्ले कर रही है। अब आप खुद सोचो, सर बैंक के पास कितने लोगों का अकाउंट ओपन है, बैंक के पास कितने लोगों का अकाउंट ओपन है, और उन अकाउंट्स में कितना पैसा रखा हुआ है। यानी कि ऑब्वियसली बात है कि कितना उसके अंदर पैसा डिपॉजिट है। अब सर पैसा उसमें डिपॉजिट है, तो यानी कि एक तरीके से एक पूरी इकोनॉमी के लोगों का पैसा उसके अंदर है। क्यों? क्योंकि सर कंपनीज का पैसा उसके अंदर है, आम नागरिक का पैसा है उसके अंदर में। और कल को अगर ये बैंक ही भाग जाए तो वो तो पूरा पैसा लेके चले जाएंगे। तो एकदम इकोनॉमी में क्या होगा, इकोनॉमी में एकदम त्रासदी आ जाएगी। क्योंकि हमारे पास कुछ पैसा ही नहीं है ना। मेरा जो पैसा, मान लीजिए कि आप लोगों के पास 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज यू हैव, और 10 लाख रुपीज यू डिपॉजिटेड इन योर बैंक, और 10 लाख रुपीज वो बैंक को, ऐसे यार ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो बना बता रहा हूं मैं, ठीक है, कभी ये हकीकत में सोचने लगो। ठीक है, मैं पहले भी लिख ही दे रहा हूँ। हाइपोथेटिकली आपका वो जो है, वो 10 लाख रुपए कोई भी बैंक वो आपके लेके चली जाए, तो आपके पास 10 लाख रुपए थे, लेकिन अब वो आपके नहीं है। तो कल को आप जाके मार्केट में ये बोलोगे क्या कि मेरे पास 10 लाख थे, आप मेरे को ये सामान दो, दो मार्केट वाला तो आपसे पैसे मांगेगा ना। और वो ऑलरेडी 10 लाख लेके चला गया है, तो आपके पास इनफैक्ट अब कुछ नहीं है। अब सेम इकोनॉमी का इतना बड़ा अमाउंट बैंक के अंदर में जमा है, और वो बैंक की पूरा गोल हो जाए, तब क्या होगा? पूरी इकोनॉमी की खस्ता हालत हो जाएगी। जो एक ये प्रोडक्शन वगैरह ये सब डाउन हो जाएगा। क्यों? डिमांड कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, डिमांड कम हो जाएगी, प्रोडक्शन एकदम ठप हो जाएगा। जब डिमांड नहीं है तो सप्लाई कौन क्यों ही करेगा, प्रोडक्शन ठप, इकोनॉमी डाउन, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगा। अब सर इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए कुछ होता होगा ना। हमने देखा कि हमारे पास तमाम बैंक्स हैं। आप मतलब इतने आपको नाम भी याद नहीं होंगे जितने बैंक्स हैं। एक मोटे मोटे कुछ मतलब नाम आपको भी पता होंगे, जैसे जैसे सर इतनी सारी बैंक हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक हो गई सर, पंजाब नेशनल बैंक हो गई, पंजाब नेशनल बैंक हो गई, एसबीआई हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, आईडीबीआई हो गई, आईडीबीआई हो गई, एक्सिस बैंक हो गया सर, एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया, एसबी लिख देते हैं, यस बैंक हो गया सर, यस बैंक हो गया, ठीक है। और इसके अलावा कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया सर, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। आई होप इसके अलावा बहुत सारी बैंक है। ये तो एक मतलब ये तो एक वो है जो कि आपको भी कॉमन कॉमन पता होंगे। इसके अलावा पता नहीं कितनी बैंक्स हैं, और इन बैंक की ब्रांचेस कितनी है वो भी नहीं पता आपको, ठीक है। एचडीएफसी की, पीएनबी की कितनी ब्रांचेस होंगी? देखो, हर एक स्टेट में ब्रांच होती है, हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के टाउन में, टाउन के गांव के आसपास, यानी कि कितने सारी ब्रांचेस हैं नहीं पता ऑल ओवर इंडिया। ओके, इफ अगर आपको पता हो कि टोटल ब्रांचेस अलग अलग बैंक की कितनी है तो टाइप कर देना, ठीक। अब आप सोचो उसके अंदर इतना सारा पैसा रखा है, इतना सारा पैसा, अब लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट करा है। ट्रस्ट कैसे करा है? देखिए, अब सर इन लोगों के ऊपर हम सबको ट्रस्ट है, तो यानी कि देयर इज सम रेगुलेशन ऑल्सो। तो यानी कि आपने एक चीज सुना होगा, 1967 में, मेरे को अगर ईयर में कंफ्यूजन नहीं है तो, इफ आई एम राइट, क्योंकि मुझे 1967 ही ध्यान आ रहा है, और आई एम डैम श्योर कि 1967 ही है। 1967 के टाइम पे इंदिरा गांधी जी की सरकार में, 1967 या 1969 के आसपास, मैं थोड़ा सा हल्का सा ऊपर नीचे कंफ्यूजन सा है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप देख लेना, 67 या 69, मेरे हिसाब से जो भी है। इंदिरा गांधी जी ने क्या करा था सबसे पहली बार? बैंकों का हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन। यानी कि गवर्नमेंट ने बैंक्स अपने अंडर में लेना चालू कर दिया था। ओके, गवर्नमेंट ने अपने अंडर में बैंक लेना चालू कर दिया था, और सबसे पहले 14 बैंक का नेशनलाइजेशन करा गया था। सबसे पहले जो नेशनलाइजेशन करा गया था वो 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, ध्यान रखना इस चीज को।
ठीक। राष्ट्रीयकरण बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में नेशनलाइजेशन किसने करा? इंदिरा गांधी जी ने सबसे पहली बार नेशनलाइजेशन। ठीक। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि चलो सर सरकार ने तो ये अपने अंडर में ले लिया, लेकिन सर सरकार भी तो इसको अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पाएगी ना, सरकार के अंडर में तमाम अलग अलग बॉडीज हैं। तो इसके लिए एक ऑलरेडी हमारे पास क्या बॉडी है, इसके लिए सर हमारे पास बॉडी है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी इसके हाल ही में गवर्नर बनाए गए हैं कौन, जल्दी से बताओ, देखते हैं आपका करंट कितना अच्छा है। अभी रिसेंटली में किन को गवर्नर बनाया गया है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, जो कि रेवेन्यू सेक्रेटरी भी रहे हैं, फाइनेंस में भी इन्होंने एज अ सेक्रेटरी भी काम करा है। 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर है, नाम बताना इसका, टाइप करना कमेंट सेक्शन में, बाकी आप लोग जो लाइव देख रहे हैं वो सर मैसेज में टाइप कर दें। हाँ बताइए। शक्तिकांत दास। शक्तिकांतो दास, देख लो सही बता रहे हो कि गलत बता रहे हो, अभी 2 दिन पहले चेंज हुए हैं। बताओ। चलो कोई नहीं, ये हम हमारा कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम है, पहले से ही हम क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है। तो जो आरबीआई है वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है। ठीक है। वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है किनको? बैंक्स को। क्यों? क्योंकि सर कल को तो ये मार्केट में पूरी खस्ताहालत कर सकती है ना। शक्तिकांत दास इसके प्रीवियस थे, चलो मैं सर संजय बता ही देता हूँ। मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहता। संजय मल्होत्रा है इसके। मल्होत्रा। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करता है। रेगुलेट। बैंकों को रेगुलेट। क्यों? क्योंकि कोई भी बैंक सर अपनी मन चाही चीजें कर सकती है कि नहीं? अब पैसा एक ऐसी चीज है जो कि मार्केट में डिमांड को क्रिएट करता है और मार्केट में डिमांड को घटाता है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे? अगर कल को हम सब लोगों के पास अगर पैसे आ जाए, मान लेते हैं कि कल को हम सब लोगों के पास 50-50 लाख आ जाए, मैं तो चाहता हूं कि आ जाए, मस्त मजा नहीं आ जाएगा? 50-50 लाख आप सबको भी मिल जाए, मुझे भी मिल जाए। तो आप खुद सोचो। अभी ये बैंक किस तरीके से चीजों को करती हैं, देखो, जब तक आप इसका बैकग्राउंड नहीं जानोगे ना, तब तक सीआरआर, मैं अभी जस्ट सीआरआर पढ़ा देता, एसएलआर पढ़ा देता, तब कुछ समझ नहीं आता। सीआरआर पढ़ा के चला गया, एसएलआर पढ़ा के चला गया, रिवर्स रेपो, रेपो रेट, ये सब मजा नहीं आता, लेकिन अब मजा आएगा। पहले इसका बैकग्राउंड तो जानो। अब वो बैंक क्या करता है, बैंक के पास इतना सारा पैसा है। अब कल को हम लोगों के पास मान लेते हैं कि 50-50 लाख आ गए। अब यार कल को मेरे पास 50 लाख आ जाए तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं कार खरीदूंगा, कार के बाद में सर कोई सी एक ऐसी चीज, मैं मान लीजिए कि मैं कोई प्लॉट खरीद लेता हूँ। ठीक है। एक फील्ड खरीद लेता हूँ मैं। ओके। ये पैसा आया मेरे पास। अब मेरे अभी अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, प्लॉट की जगह आप एक काम कर लो, प्लॉट की जगह कुछ और खरीद लेते हैं, प्लॉट की जगह हम मान लेते हैं कि कुछ गिफ्ट्स खरीद लिए मैंने किसी के लिए। ओके। अब क्या हुआ? सर पैसा आया तो डिमांड क्रिएट हुई। डिमांड आई तो ऑब्वियसली बात है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब मान लीजिए कि 4-5 लोगों को और मिल गया ये 50-50 लाख। तो कोई एक कंपनी सिर्फ एक कार बना रही थी, अब उस कंपनी को 4 कार बनानी पड़ेंगी, तो क्या हुआ सर? प्रोडक्शन भी बढ़ा। तो यानी कि सर ये पैसा इतनी बड़ी चीज है कि मार्केट की इकोनॉमी को भी हिला के रख देता है। यानी कि लोगों के पास पैसा आएगा तो डिमांड क्रिएट होती है, डिमांड क्रिएट होती है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन सर बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। हाँ बताइए। 50 सेकेंड्स लेफ्ट सर। 50 सेकेंड, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको कर देते हैं, तो डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। तो यानी कि बैंक के पास जो पैसा रखा हुआ है, यानी कि वो जो मनी रखी हुई है, जो मनी रखी हुई है, वो मनी कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी में, कि वो हमारी इकोनॉमी की डिमांड को क्रिएट भी कर सकती है और खत्म भी कर सकती है। और अब मान लीजिए कि 50 लाख नहीं है आपके पास, तो आप किसी चीज की डिमांड थोड़ी करोगे, क्योंकि आपके पास अभी पैसा है ही नहीं। जब पैसा है ही नहीं तो आप किसी भी चीज की डिमांड नहीं करोगे। ठीक। तो मनी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ओके। तो अब इसको रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए तो ठीक है, इसको